नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों, सब ठीक हो। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के लिए सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ब्रिटिश ताकत की भारत में स्थापना और विस्तार। ठीक है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि आपको दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल, जिसमें आपको मुगल के बारे में पढ़ा था, बाबर से लेकर औरंगजेब, दूसरा जफर, उन सब के ख़त्म होने के बाद आपको मराठों का पढ़ा था। और मराठों की शक्ति के पतन के बाद यूरोपीय कंपनी जो भारतीय राजनीतिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए अवसर मिला और यूरोपियन कंपनी भारत में आगमन हुआ। 1740 में मुगल सम्राट के प्रभाव केवल दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रह गया और उसके खजाने का धन के नाम पर खाली पड़े थे। दिल्ली का राजकोष खत्म हो चुका था क्योंकि बहुत से शासकों ने, जो दिल्ली सल्तनत के शासक है, उन सब ने लूटने का प्रयास किया और लूट के उसे खाली कर दिया। तो इस संघर्ष में चार शक्ति शामिल हुई थी, जिसमें मराठा, मैसूर शासक, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये चार शक्तियों के बारे में पढ़ना है। मराठा, मैसूर, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन चारों शक्तियों के बारे में पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, इन चारों के बारे पढ़ लेंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को हम लोग समझ पाएंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अभी ध्यान देते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है, उसकी स्थापना कब हुई। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में एंग्लो फ्रांस प्रति ब्रिटिश ताकतों की में वृद्धि कैसे हुई, विलय और विस्तार का उपकरण क्या है, विलय मतलब उस मिलाने का, ठीक है, और प्रशासनिक ढांचा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक ढांचा कैसे था, कार्य प्रणाली, ठीक है। तो सबसे पहले दिया मुख्य बिंदु। तो पहला बिंदु जो है आपको राजपत्र। राजपत्र का अर्थ कहता है आधिकारिक या विशेषाधिकार देने के लिए औपचारिक रूप से एक दस्तावेज होता है जिसे कहते हैं राजपत्र। एकाधिकार, किसी वस्तु को बेचने अथवा उसे बनाने का एकमात्र अधिकार को कहते हैं एकाधिकार। कारखाना, व्यापार का केंद्र, जहाँ उन दिनों पे उत्पादन केंद्र नहीं होता था उसी को कहते हैं व्यापार का केंद्र को ही कारखाना कहलाते थे उसको, ठीक है। तो उद्योग कहलाते हैं, वो अलग है। उद्योग की परिभाषा, उद्योग द्वितीय कार्य के, जिसमें प्राकृतिक वस्तु को लेकर बहुमूल्य वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। किलाबंदी, किसी स्थान के आक्रमण को सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई दीवार, खाई या टावर से। गठबंधन, पारस्परिक लाभ के लिए गठित संघ को कहते हैं गठबंधन। आजकल गठबंधन की सरकार ज़्यादा है, दो से अधिक सरकारें मिलकर गठबंधन करती है, ठीक है। बिहार में, यूपी में देख ली गठबंधन की सरकार ज़्यादा चलती है। इसके बाद है कल्पित। कल्पित कहते हैं किसी भी वास्तविक अधिकार के बिना उच्च पद के स्थित कोई व्यक्ति, इसे कहते हैं कल्पित। राज्य हरण, किसी क्षेत्र को कब्जा कर लेना ही राज्य हरण, राज्य के क्षेत्र को हथिया लेना। महत्वपूर्ण बिंदु थे ये सब। अब आते हैं ताकतवर मुगल का पतन होने के बाद 28वीं सदी के दौरान इसका विघटन शुरू हो गया। 28वीं सदी में औरंगजेब के बाद से ही मुगलों का पतन शुरू हो गया। मुगलों के पतन के कारण अपने जान चुके हैं। फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके मुगल गवर्नर, मुखिया मुगलों पर नियंत्रण स्वतंत्र हो गए। क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना हो गई। 28 सदी में के दूसरे छमाही में लाभदायक व्यापार के कारण यूरोपियन ताकतें एशिया को आकर्षित हुई और सूक्ष्म व्यापार की कंपनी ब्रिटिश और यूरोपियन ताकत में से एक थी जो भारत में आई। यूरोप के साथ साथ भारत में भी व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे और प्राचीन ग्रीक सभ्यता में भी चले आ रहे थे। किस सभ्यता में? ग्रीक सभ्यता में। व्यापार मध्यकाल समय से ही चल रहा था, यद्यपि इस पर अरबियों का व्यापारिक नियंत्रण 16वीं शताब्दी में यूरोपियन व्यापारी सैनिक एशिया के घुलने और राष्ट्रीय एशियन राष्ट्रों को नियंत्रण करने के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से भारत पहुँचे, ठीक है। अब इसमें बोला कि पूर्वी व्यापार पर लगभग एक शताब्दी पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों को। उसके बाद उन्होंने भारत में कोचिन, गोवा, मुंबई, दमन द्वीप ऐसे व्यापारिक क्षेत्रों पे अपने केंद्र स्थापित किए। उसके बाद पुर्तगालियों ने भी अपनी युद्ध शक्ति कौशलता के कारण भारत के समुद्री व्यापार में सफलता प्राप्त की। मध्य समकालीन मुगलों शासकों के रियायतों को हथियाने के सफल रहे और पुर्तगाली के प्रभाव से 28वीं शताब्दी धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब ज्ञान के स्रोत में बोल रहा है प्रसिद्ध पुर्तगाली विक्रेता वास्को डी गामा 17 मई
1498 1498 ईस्वी में कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा, जो भारत के व्यापार करने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी उसने। ठीक है, किसने? वास्को डी गामा ने। हमेशा बच्चों से पूछा था कि भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री पतन की खोज की थी। भारत तो पहले से था, क्या उसकी खोजने से भारत का नामांकन हुआ? ये गलत हम लोग को पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग कभी नहीं कहेंगे भारत की खोज की थी। भारत तो पहले से था, उसको नहीं मालूम था, उसको उस दिन मालूम चला। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि एल्फोंसो वास्तविक में पुर्तगाली ताकत का स्थापना की और 1503 ईस्वी में भारत आया। 1509 ईस्वी में भारत के पुर्तगाली के मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, 1596 में डचों के कई जलयान भारत में आए। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एक ईस्ट इंडिया बार बार वर्ड आता है, ये ईस्ट इंडिया क्या है? ईस्ट इंडिया एक कंपनी है जिसके नाम से डच भी आया, फ्रांसीसी भी आए, अंग्रेज भी आए। ठीक है, और सब आए भारत के व्यापार करने के लिए। भारत में मछलीपट्टनम, सूरत, पटना, कोचिंग ऐसे कई जगहों पर आपको व्यापार किए। इंडोनेशिया, सुमतारा और जावा जैसे देशों पे भी ये अपने व्यापार के लिए रुचि दिखाया। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, EEIC जिसे कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, उससे पहले आप थोड़ा जान लीजिए। पुर्तगाली को भारत में मामलों के मसलन रेशम व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए जो पुर्तगाली आए थे, उसी को देखकर अंग्रेज भी भारत में आना उत्साहित हो गए कि यहाँ के मसाले पूरे विश्व प्रसिद्ध थे और यहाँ के रेशम वस्त्र जो पूरे विश्व के राजा महाराजाओं की शोभा बढ़ाते थे। 1599 ईस्वी में 86 व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की। ठीक है, यह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ द्वारा आधिकारिक पत्र द्वारा मिला। ठीक है, और पूर्वी व्यापार का अधिकार मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 13 दिसंबर 1600 ईस्वी में। उस वक्त रानी कौन थी? एलिजाबेथ, ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ। इनके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद 1608 ईस्वी में सूरत के पश्चिमी तट पर एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे कारखाना? 1608 में सूरत के पश्चिमी तट पर कारखाना खोला गया। कंपनी के व्यापारिक उन दिनों का ये कारक कहा गया, मतलब यहीं से अब व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। इस तरह 1615 में मुगल न्यायालय भेजा गया और यहाँ पे सफलता हासिल हुई और मुगलों के अधिकतर क्षेत्र को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हथिया चुकी थी। जागीर ने ब्रिटिश शासक जेम्स थॉमस के राय के हाथों एक पत्र लिखा, मैंने अपने उपनिवेशवाद के सभी साम्राज्यों को, बंदरगाहों को, अंग्रेजी राष्ट्रीय के सभी व्यापारियों को स्वागत करने के लिए सामान्य निर्देश दिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है मुगलों का, वो अंग्रेज़ों को ये आज्ञा दे दिए कि भारत में आइए और व्यापार कीजिए, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे मुगलों को ही वहाँ से तरफा कर दिए। यहाँ तक भारत के जितने व्यापारिक क्षेत्र हैं उसको अपने अधीन धीरे कब्जा करते गए। अब जो पुर्तगाली अंग्रेज की सत्ता से, अंग्रेज की सेना से हार जाते थे, वो अपने पुत्रियों की विवाह राजकुमारों की, जो अंग्रेज के राजकुमार हैं, उनसे कराते थे। उसी तरह आता है इंग्लैंड का राजा चार्ली को 1622 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने का मिला और दहेज में उसे क्या मिला? बॉम्बे शहर, जिसे अब बम्बई कहते हैं, उस बॉम्बे शहर पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। ठीक है, बाद में 1668 में 1668 में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब ये 1668 में क्या गया? उस राजा चार्ली ने क्या किया? बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप को छोड़कर भारत में भारतीय कब्जों पर नियंत्रण खो दिया। अब धीरे धीरे पुर्तगाली अपने नियंत्रण खोते गए, गोवा पे से हट गए, दमन द्वीप से हट गए और बहुत से द्वीपों से भी वो घटते गए। इस तरह सूरत से भी वो धीरे धीरे खत्म होते गए और 1623 ईस्वी तक कंपनी सूरत, ब्रज, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में भी कारखाने स्थापित करने में सफल हो गई। मतलब जैसे जैसे पुर्तगाली हटते गए उन स्थानों पे अब क्या आ गए? अंग्रेज आ गए। क्यों अंग्रेज आए? क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर थे, इनके पास सैन्य शासन था और इनके पास गोला बारूद ज़्यादा था। इस वजह से ये सेना जीतते जाते थे और इनकी एक नीति थी, फूट डालो और शासन को रोकनी थी। ये आपस में लड़ा देते थे और
उसका फ़ायदा उठाकर उस शासन को हरा देते थे, ठीक है, और उसके अधिकार कर लेते थे, व्यापार करते थे। इसी तरह देखा जाए कि 1639 में मद्रास, फिर उसके बाद ईस्टर्न जॉर्ज ने आपको उड़ीसा, बंगाल, बिहार ऐसे बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन में कर लिया, बंगाल को भी कर लिया, और 1690 में वहाँ पे एक कारखाना स्थापित किया। सतानूटी जो है बंगाल में एक अंग्रेज चौसक की कारखाना स्थापित किया। कालीकट में आपको स्थापित किया। 17 ईस्वी में विलियम किला बनाया गया कोलकाता में। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी थी, अपनी कंपनी का विस्तार कर चुकी थी। अब यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार बनाया गया। अब कंपनी अपना एकाधिकार पूरे भारत वो एकाधिकार चाहती थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके लिए उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार को एकाधिकार करने का लाभ अधिकतम करने का प्रयास किया, मतलब धीरे धीरे अपने क्षेत्र को पूरे भारत में फैलाने का काम किया। और इसके लिए उसने कूटनीति, धोखेबाजी, भारतीय शासकों का विद्रोह और आपस में लड़वाना और युद्ध करवाने का फैसला किया, और इसके तहत उन्हें बहुत हितों में सफलता भी हासिल हुई। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली और डचों के उन्मूलन के बाद फ्रांस में भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसकी प्रतिनिधिता ज़्यादा थी। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रांस कारखाने सूरत में खोली गई। प्रथम फ्रांस की जो कारखाना है वो सूरत में खोला गया। उसके बाद मछलीपट्टनम, चंद्रगोरी, माहे ऐसे जगहों पे, पांडिचेरी में डचों ने अपने अपने क्षेत्र के कारखाने खोले। ये भी सब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही भाग थे। फ्रांस का भी ये भी सब व्यापार करने के लिए आए थे। तो इतने जो शासक थे वो व्यापार करने के लिए भारत में आते, भारत को लूटने का काम किए, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आके व्यापार के साथ यहाँ पर बढ़ावा दिया, यहाँ के लोगों का विस्तार किया, शिक्षा दी, रोजगार दिया और यहाँ पे रेलवे का विस्तार किया। वो बस उनका लालच था कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने भारत का विकास किया, ठीक है। भारत का विकास नहीं है, वो अपनी फैसिलिटी चाहते थे, इस वजह से विकास किया। लोगों को ये गलत अवधारणा पड़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहता तो हम लोग विकास नहीं करते। भारत धर्म गुरु था, ठीक है, किसी के मोहताज नहीं था। अब आगे बढ़ते तो फ्रांस में एंग्लो फ्रांस प्रतिद्वंदिता। अब इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो यूरोप के प्रथम कर्नाटक युद्ध की चिंगारी हुई 1742 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक मध्य युद्ध छोड़ गया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, क्योंकि दोनों भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। अंग्रेजी नौसेना फ्रांस की पानी जहाज़ों के बंदी बनाकर खुली दुश्मनी मोल ली और फ्रांस के डुप्लेक्सी के नेतृत्व में मद्रास के दोनों भूमि समुद्र के अवरोध कर दिया। इस समय फ्रांस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि यूरोप युद्ध में समाप्त हो गया, मद्रास को दोबारा कंपनी ने कब्जा कर लिया, दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्लेक्स ने प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अहम भूमिका निभाई थी और ये धीरे धीरे फ्रांस की सेना की ताकत सिद्ध हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनके स्थानों को उनको मार दिया और उसके बाद वहाँ पे भी दूसरा कर्नाटक युद्ध में भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद चलते प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव का। 2 जनवरी 1757 में कलकत्ता को पुनः कब्जा कर लिया। उनकी मांगों पर एक नए समझौते का बलपूर्वक हस्ताक्षर किया गया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर सिराजुद्दौला के मुख्य कमांडो को आपको उन अधिकारियों को लाभ करके षड्यंत्र करके उनको हरा दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बदलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मीर जाफर को समक्ष प्रस्ताव रखा और षड्यंत्र में नवाबों की भागीदारी नदी किनारे अहम ताकतों से मिले हुए थे, जिसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। इस तरह मीर जाफर ने बंगाल के नवाब घोषित कर दिया गया। अब ये धीरे धीरे कि आपको जितने भी शासक थे उनके शासकों के मंत्रियों को, उनके भाइयों को, उनके बेटों को अंग्रेज अपनी ओर मिला लिया करते थे, जो फूट डालो शासन के, और उन्हीं की तरह उनसे युद्ध करा के उन्हें मरवा दिया जाता था, ठीक है। और इसी तरह आपको कर्नाटक में है, मैसूर में है, बंगाल में है, ठीक है। सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए मीर जाफर को मिला लिया गया। उसी तरह आपको मैसूर का देख लिया जाए, टीपू सुल्तान को मरवाने के लिए। उसके बाद आपको दिया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के खजाने का लूटने का काम किया, उसको आरोपी